नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाई NCERT का थर्ड लेसन। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया होगा कि हम NCERT की जो सीरीज़ है वो लेके आएंगे। ये हमारा अपनी इस सीरीज़ का थर्ड लेसन होगा भाई। इससे पहले हम आपको पता ही होगा कि दो लेसन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें देखिए हम क्या करेंगे। देखिए जो फर्स्ट लेसन था वो इंट्रोडक्टरी लेसन था भाई। उसमें मात्र इंट्रोडक्शन थी। इतिहास क्या है और पुरातत्व, देश के नाम, ठीक है। और वैसे ही कुछ या फिर तिथि, किसी भी तिथि को कैसे निर्धारित किया जाता है, ये कुछ उसमें दिया गया था भाई लेसन में। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है भाई भोजन संग्रह से उत्पादन तक। यानी कि कैसे व्यक्ति पहले संग्राहक था और शिकारी था, जो कि बाद में क्या बन गया भाई, उत्पादक। चलो देखते हैं। नीनवो का भोजन। एक लड़की है भाई, अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स, गोश्त, ये कुछ अजीब अजीब से नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से जो फैमिलियर, जिनसे आप, चावल है, कद्दू है, बीन्स है, इनसे आप क्या फैमिलियर हो। और जो स्क्वाश, कद्दू, बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में उगाए हुए थे। जो घर पे हम बगीचा बना लेते हैं उसी में उसकी नानी ने उगाए हुए थे। खाते खाते नीनुओं को पिछले दिनों अपने स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था। देखिए जैसे कि हम नॉर्मल यात्रा पे जाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, बाहर गए, मान लो घर से, ये हमारा घर है, ये हम 600 किलोमीटर गए, तो बीच में जो एरिया होगा वह हम कहीं होटल पे ठहरेंगे या कहीं भी कुछ रेस्ट के लिए होगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से पकोड़े हमारे पास ऑप्शन में होते हैं, या फिर कोई तला है और कोई उत्पाद, ब्रेड वगैरह, ये लेते हैं और खाने लगते हैं। तो वैसे ही इसने भी कुछ खाया होगा तो याद आया, पर वह ऐसा क्यों था। ये सोचती कि ठीक है हमारे घर पे ऐसा है, लेकिन वहाँ मध्य प्रदेश में वैसा खाना क्यों था जो कि मसालेदार था। अभी देखते हैं इसके पीछे ऐसा एक स्टोरी बनाने का इरादा क्या है राइटर का। विभिन्न प्रकार के भोजन। देखिए आज हम अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा, ज़्यादातर भाग कैसे करते हैं, उगाई गई फसलों, पाले गए पशुओं से प्राप्त करते हैं। देखिए भाई आज हम भोजन खाते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें हम, तो उसमें ज़्यादातर हम चपाती का यूज़ करते हैं। चपाती यानी रोटी, जो कि क्या उगाई फसल से बनती है। और दूध लेते हैं या दही लेते हैं या घी, वो पाले गए पशुओं से हम प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। नॉर्मली जो आप ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी से, इतना तो आपको पता ही है। आप शहर से यात्रा करते हो, किसी दूसरे शहर में जाओगे, आपको बीच में धान की खेती दिखाई देगी, तो आपको पता चलेगा जब धान की खेती उगाई जाती है तो उस क्षेत्र के आसपास ट्यूबवेल या इलेक्ट्रॉनिक पंप है जितने भी, वो चलते दिखाई मिलेंगे आपको। लेकिन गेहूं में इतने पानी की या जौ में इतने पानी की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम यह देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। ठीक है, जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत है वो जो फसल है वहाँ उगाई जाएगी जहाँ पानी मिलेगा हमें। ठीक है, मान लीजिए कि राजस्थान का क्षेत्र है, ज़्यादातर सूखा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पानी की कमी है, तो वहाँ चावल की फसल या धान की फसल नहीं उगाई जाएगी। यही नहीं, पशुओं को भी अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। यहाँ इन 4-5 लाइन में ये दिखाने की कोशिश की गई कि जलवायु के कारण व्यक्ति का खान पान, रहन सहन कैसे प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं सूखी पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजतापूर्ण जीवित रह सकते हैं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हो, हिमाचल प्रदेश है अपना, उत्तराखंड है, या फिर अपना अरुणाचल प्रदेश है,
या अपना जम्मू कश्मीर है, इस क्षेत्र में अगर आप हो तो वहाँ पर आप भैंस या गाय या अन्य कोई पशु पालने के बजाय भेड़ या बकरी पालने की कोशिश करो, क्योंकि इनको खाना भी कम चाहिए और ये सूखी घास में काम चला सकते हैं। इनको कुछ अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मौसम के अनुसार, जैसे भेड़ है, इनकी जो त्वचा के ऊपर बाल होते हैं उस त्वचा से ये काम चला लेते हैं। इनको सर्दी लगने की भी चांसेस वो कम होते हैं। तो आसपास के क्षेत्र में हम वही खान पान रखेंगे या वही हमारी फसल होगी या हमारे वही पशु होंगे, हमारे जो मवेशी वैसे ही होंगे या फिर भेड़ बकरी हम क्यों पालेंगे, ताकि जलवायु के अनुकूल हो हम। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। लेकिन ये तो हुई उत्पादन की बात जो हमने की। जब उत्पादन हुआ ही नहीं था, यानी कि वो जब व्यक्ति संग्राहक था या फिर शिकारी था, उस समय तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं था उत्पादन का। तो वो तो आसपास के जलवायु से कोई लेना देना था ही नहीं, जहाँ जैसा मिला इकट्ठा किया और खा लिया। तो देखिए क्या होता है भाई, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपने अगर देखा पढ़ाया था, कि दुनिया की जलवायु बदलती रही, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने शुरू में कुछ मान लो ए चीज़ खाई, वो ए चीज़ पूरे अब आज तक बनी रहेगी। देखो उसका कम से कम ये है कि रूप चेंज होगा। जो दाने थे पहले गेहूं के बड़े होंगे, जो जंगली गेहूं थी, उसके बाद आज की जो परिष्कृत और HYV जो हाइब्रिड बीज है उनके दाने और भी छोटे हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है भाई। लोगों का ध्यान बहुत कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है। जब व्यक्ति आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उनका विश्लेषण करता है, उसको दिखाई देगा कि आपके जो आसपास है वो खाने की चीज़ें हो, उसने 12,000 साल 15,000 साल तक लगातार जिस चीज़ का प्रयोग किया वो जलवायु बदलने के साथ बदलेंगी। क्योंकि घास वो खाने वाले पशु अगर बढ़ेंगे तो उनको खाने वाले पशु है जो मांसाहारी जानवर है, जो घास खाने वाले पशुओं को खाते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो आपका खान पान वैसे ही ऑटोमेटिक चेंज होगा, आप नहीं चाहेंगे तो भी। वैसे ही उनका चेंज हुआ। और योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है, देखिए आप किस क्षेत्र में रह रहे हो, आपके आसपास की जलवायु चेंज हुई तो फसलें भी चेंज होगी और आसपास की वनस्पति भी चेंज होगी। वनस्पति चेंज होगी तो आपको जो मिलेगा खाने के लिए, अगर आप उत्पादन नहीं करते हो आप वही खाओगे जो आपको आसपास कुछ भी मिले, चाहे वो चेंज होता रहे। बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे हुए बीजों का अंकुरण, उनसे पौधों का निकलना आदि। जब व्यक्ति है ना, इन लोगों ने इन बातों पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे कोई वनस्पति है उसका बीज कैसे टूटकर गिरता है, कोई फल कैसे टूटकर गिरता है, फिर गिरे बीजों से कैसे एक नया पौधा तैयार होता है। इन सबको देखने के बाद उन्होंने ये सोचा होगा कि कैसे, जब ये पेड़ आसानी से उग सकते, क्या हम इनको एक जगह इकट्ठा करके एक साथ एक लंबे स्थान पर बो सकते हैं, यानी कि ऐसे इनको गिराया जाए, क्या वहीं पे उगेंगे। जब वहाँ ये उगना शुरू करेंगे तब इनके मन में आएगा हाँ ये उग सकते हैं, तो अगली बार वो ऐसा ही करेंगे, उससे अगली बार वो फिर ऐसा ही करेंगे। और लगातार प्रक्रिया करते करते उनको खुद को पता नहीं चलेगा वो कब कृषक बन जाएंगे। इस तरह उन्होंने देखो, और इस पूरी प्रक्रिया वो देखेंगे कि कई बार कुछ जानवर आते हैं वो खाने की कोशिश करते हैं जो आपने फसल उगाई है, यानी उनको खुद शुरू में पता नहीं था, उन्होंने बस ये था कि हाँ ये खाने की चीज़ है, ये फसल वगैरह कुछ नहीं, उनको पता नहीं था। जानवर आएंगे खाने के लिए, वो वहाँ से उनको भगा देंगे, तो धीरे धीरे फसल बड़ी होगी तो उनकी सुरक्षा देखभाल करना शुरू कर देंगे वो, ठीक है। और चिड़िया जानवरों आदि से सुरक्षा भी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भी इन्हीं को खाते हैं कच्ची अवस्था में, जब ये पकेंगे हम खाएंगे। तो धीरे धीरे वो कृषक बन जाते हैं, क्योंकि देखिए कृषक क्या करेगा, उत्पादन के साथ साथ सुरक्षा किसकी, अपनी फसल की, किससे, जानवरों से या पक्षियों से। तो उसकी पूरी प्रक्रिया जब चलती रही, को खुद को पता नहीं चला, एक आदि मानव से आज का आधुनिक मानव बनने तक वे ठीक से बढ़ सकें, बीज पक सकें, ऐसी प्रक्रिया जब वो देखता रहा और धीरे धीरे क्या है कृषक बन गया भाई। आपको शायद समझ में आएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है लैंग्वेज यहाँ, लेकिन मैंने आपकी जटिलता को थोड़ा आसान करने की कोशिश की है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। देखिए इस क्षेत्र में आप रहते हो और इस क्षेत्र में मान लो जंगल है, और यहाँ देखा कि जानवर
कुछ घास वगैरह खा रहे हैं। तो आपने यहाँ घास रखा, मतलब आदि मानव ने यहाँ घास रखा, यहाँ से जानवर यहाँ आकर्षित हुए और यहाँ आए। तो कुछ समय के बाद इनकी वृद्धि भी उन्होंने देख ली। फिर यहाँ उन्होंने घास रखा, यहाँ घास रखा, तो उन्होंने देखा साथ साथ में आते हैं। फिर कुछ समय तक, लंबे समय तक घास रखा। जब उनको घास मिलता रहेगा वो यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको एक ही स्थान पर पशुओं को क्या खाना मिल रहा है। तो धीरे धीरे उनको क्या पता चला कि अगर इनको हम खाना देते रहें तो ये यहीं रुके रहेंगे। ठीक है। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वो क्या था? कुत्ता था। कुत्ता भले ही घास नहीं खाता हो भाई, लेकिन हो सकता है इसका जो जंगली जानवर था वो थोड़ा बहुत घास का सेवन करता हो, या फिर ये कम खतरनाक था इसलिए इसको बनाया गया। जब इधर की साइड पशु आएंगे और यहीं रुके रहेंगे तो इंसान को क्या अनुमान लगेगा कि हाँ, अगर मैं इनको यहीं भोजन देता हूँ यहीं रुके रहेंगे और मेरे लिए आसान है, कभी भी इनको पकड़ूँ, कभी भी इनका अगर इनको मतलब खाना चाहूँ मैं इनको खा सकता हूँ, या फिर इनमें से कुछ दूध वगैरह की जरूरत होगी तो मैं वो निकाल सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी पशुपालक की सोच होगी कि यहाँ इनको मैं रखूँगा, अपना घास देता रहूँगा, ये यहाँ आते रहेंगे, मैं इनको कंट्रोल में रखूँगा। फिर आगे इनका प्रजनन होगा, क्योंकि प्रजनन की आदत भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, वो सीख चुके थे कैसे ये प्रजनन की जो एक इनकी प्रोसेस थी वो देख रहे थे, कैसे इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। जब ऐसा वो देखते रहेंगे लगातार, उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, इनको मैं यहीं पे रखूँगा, इस स्थान पे रखूँगा या रखूँगी, अगर इसको मैं यहाँ खाना खिलाता हूँ या खाना खिलाती हूँ तो यहीं रहेंगे, रुकेंगे, और कुछ समय के बाद इसमें प्रजनन की क्षमता होगी। प्रजनन होने के बाद इनकी संख्या में वृद्धि होगी, तो धीरे धीरे इंसान क्या है, पशुपालक की तरफ चलाएगा भाई। देखिए, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे, चाहे वो घास रख कर या कुछ खाना। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। देखिए, क्योंकि उनको पता था कि ये कम हिंसक है और अटैक नहीं करेंगे, इसलिए क्या है, इनकी सुरक्षा भी वो क्या, जब ये आसपास रखेंगे, घास रखेंगे और जानवरों को बुलाएंगे, तो और जानवर जो इन्हें खाने की कोशिश करेंगे, स्वाभाविक सी बात है उनको भी वहाँ से भगाएंगे वो, और धीरे धीरे ऐसे क्या है, वो पशुपालक बन जाएंगे। जैसे पशु को अपनी सुरक्षा देने लग जाएंगे और आसपास रखेंगे तो पशुपालक, वैसे जैसे कृषक के रूप में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वैसे ही पशुपालक भी बन गए। अब देखिए, सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? इसका पीछे कारण क्या है भाई? जो कम हिंसक जानवर होते हैं या कम हिंसक चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कुत्ता भी कम हिंसक जानवरों में गिना जाता है, ज़्यादातर समय पर ही शांति रहता है, बस शर्त है कि वो उस समय प्रजनन की प्रक्रिया से ना गुजरा हो, तो लगभग शांत रहता है। और इसी कारण इसको ऐसा माना जाता है इतिहासकारों को, इन्होंने, कि वहाँ के लोगों ने या कहीं भी लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू क्यों बनाया था, कम हिंसक था। आगे देखते हैं भाई, बसने की प्रक्रिया। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ से आपको समझ में आएगा। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति कृषक बन जाए और साथ में क्या बन जाए, पशुपालक, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी बसना। क्यों? अगर आपने पौधे उगाने हैं, उसकी रखवाली करनी है, तो आपको कम से कम 15 से 18 घंटे उस पौधे को देने पड़ेंगे, कि उसके आसपास रहना पड़ेगा, और लगभग 24 घंटे। तो आप उस स्थान को छोड़ के जा ही नहीं सकते, तो आपका वहाँ एक स्थान रहना हो गया जरूरी। और साथ में जब जानवर आप एक जगह रख रहे हो, उनकी सुरक्षा भी चाहिए, तो आपको 24 घंटे वहाँ भी काम। धीरे धीरे एक व्यक्ति एक जगह पर रहने लगा, उसका जीवन स्थायी हो गया, और इसी को क्या कहते हैं, बसने की प्रक्रिया या बसना, जैसे कि हम कहते हैं वो वहाँ बसता है, तो बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे जानवर जंगली जानवर और जंगली पौधों से भिन्न होते हैं। देखिए, जिन पौधों को व्यक्ति उगाता है या जिन जानवरों को पालता है, वो जंगली जानवरों से थोड़ा सा भिन्न होते हैं, और जंगली पौधों से वो पौधे भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे जानवर का लोग चयन करते हैं, भाई कौन सा हिंसक कौन सा नहीं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों को चुनते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके दाने बड़े हो, अनाज पैदा होते हो ज़्यादा, जिनकी मजबूत डंठल हो, अनाज पक सके, और पकने के बाद डंठल का और जो अनाज हुआ है, जो दाना तैयार, उसका दोनों का भार संभाल सके। तो आपको अंदाज़ा लगा कि मतलब कैसे पौधे
उन्होंने कैसे धीरे धीरे चयन की प्रक्रिया शुरू की होगी। ये आपको लगता भी मैं बता रहा हूँ कि मिनटों के हिसाब से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब ये शुरू हुई तो लगभग इसमें 12,000 से 10,000, लगभग 2 से 2,500 साल की प्रक्रिया यही तय करने में लगी किन पौधों को उगाया जाए, किन जानवरों को पाला जाए। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रहे। तो यहाँ से आती भाई, देखिए जब उनको लगा कि अब हमारे पास अनाज है, मतलब खाने का हो गया, तो कुछ रखते हैं आगे इसी की फसल को बोने के लिए। जब उनको पता चलता है कि इनको फेंकेंगे तो मतलब पनपेंगे, दोबारा पौधे बनेंगे, तो यहाँ से कंसेप्ट आता है भंडारण का। यानी कि भंडारण व्यक्ति ने कैसे शुरू किया। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, यानी कि जो कम खतरनाक होंगे, मारते कम होंगे। इसलिए हम देखते हैं पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। समझ में आया भी, पालतू जानवर है या फिर जंगली जानवर है। इतिहास जो पुरातत्वविद मान लीजिए, पुरातत्वविद को 2 हड्डियां मिले, एक जंगली जानवर की और एक पाले गए जानवर की। तो वो कैसे अनुमान लगाएगा? अगर उसके दांत मिले छोटे हैं तो वो पाला गया है, सींग छोटे हैं तो वो पाला गया, सींग नहीं तो दांत से देखेगा। अगर जंगली जानवर है तो उसका दांत बड़ा होगा, दांत बड़े होंगे, सींग बड़े होंगे। और अगर पाले के जानवर की हड्डी प्रकट है, इसका मतलब वो इसको भी मारकर खाने का प्रयास करते होंगे लोग, ऐसा। अभी समझ में आया ना? धीरे धीरे एनसीईआरटी क्या है, कंसेप्ट क्लियर करती चलती है भाई। आगे है, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का और कौन सा पालतू सूअर का। ये देखिए, ये दांत छोटा है और ये बड़ा है। ये किसका? जंगली का है और ये पालतू का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं है और जो शामिल है। उसी तरह सबसे पहले पालतू जो जानवर बनाए गए उनमें कुत्ता शामिल है और उसके बाद भेड़ बकरियां। एक नवीन जीवन शैली। देखिए, एक नई जीवन शैली का मतलब यहाँ क्या है? क्योंकि अब व्यक्ति क्या है, बसना शुरू कर देता है। अब वो बसने लग गया, ठीक है। इससे पहले वो क्या था? आखेटक था, यानी शिकारी था और संग्राहक था। देखिए, तुम किसी पौधे को बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, यानी कुछ समय लेते हैं, कुछ दिन हो सकता है, महीने या फिर साल का समय लग सकता है। इसलिए जब पौधे उगने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक ठहरना पड़ा। और इसी से कंसेप्ट आता है एक जगह पर बसने का। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, बहुत से काम है जो एक किसान को करने पड़ते हैं। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ समय के बाद आपको जो अनाज मिला है वो आपको 6 माह के आसपास यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से तो फसल उगेगी नहीं, कुछ समय लगेगा। उस समय के बीच में आपको जो बचा हुआ अनाज आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और अनाज को भोजन या बीज, देखिए बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए, दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोची होगी, जैसा कि मैंने ऊपर भी क्लियर किया है। बहुत से लोगों ने इलाकों में फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और जमीन के गड्ढे खोदा। बहुत से इलाकों में लोगों ने क्या किया, जो अनाज है उसके भंडारण के लिए क्या करें, जमीन में गड्ढे खोदे, टोकरियां बुनी, बड़े बड़े बर्तन बनाए ताकि इनको भंडारित करके रखा जा सके। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उन्हें प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए। शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते होंगे या उनका प्रयोग करते होंगे। पूरे के पूरे दोनों लेसन आपने पीछे पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि वैसे कुछ बर्तन का प्रयोग करते नहीं थे। अगर करते भी थे तो वो मध्यकाल में आकर के, मध्यकाल में ना, मध्य पाषाण काल में आकर के कुछ बर्तनों के प्रमाण मिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो संग्राहक थे
तो उन्हें इस बात का पता चला कि अगर हमने ज़्यादा इकट्ठा किया तो उसको कहीं रखना चाहिए, कैसे, स्टोर करके। अब देखिए जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। यही नहीं, जानवरों से हमें एक मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु, देखिए अगर आपने कोई पशु पाला, नॉर्मली गांव में भैंस या अपनी जो भेड़ है या फिर गाय, इसको पाला जाता है। अगर उसने प्रजनन किया, प्रजनन की प्रक्रिया में उससे क्या होगा, कुछ बच्चे से क्या होगा, हमारे पशुओं की संख्या में वृद्धि। और जब बच्चे देंगे वो, उसके साथ ही वो क्या है, दूध उत्पादन भी शुरू होगा, दूध से हमें दही घी सब कुछ मिलेगा। तो पशु क्या है, चलते फिरते खाद्य भंडार है। अभी समझ में आया इसका मतलब क्या है। आओ आरंभिक कृषि यानी कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आरंभिक में शुरू के, जहाँ से कृषि शुरू हुई थी। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेसन में आपको 3 या 4 एग्जाम्पल दिए भी थे। एक दाओजली हेडिंग था, दाओजली हेडिंग, और एक मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था, सोन नदी का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र जहाँ पर चावल उगाया गया था। अभी देखते हैं, इन्होंने देखो दे रखा है, जो मानचित्र 2 है, पृष्ठ संख्या 14 पर है। 14, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक बिंदु उसको दर्शाता जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जो मैप्स मैंने आपसे डिस्कस किया था, सेकंड मैप है जो, उसमें क्या है, कहाँ शुरुआती कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं, उन क्षेत्रों को ऐसे, ये हो गया ब्लू, और ऐसे मतलब रंगीन किया गया है, उसको ऐसे गोलों के रूप में दिखाया गया है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, ऐसा नहीं भाई ये एक स्थान पर। देखिए अगर हम इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करें, ठीक है, रफ मैप एक बार मान लेते हैं उपमहाद्वीप हमारा, तो उसमें इसके सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, ये जो हमारा क्षेत्र है, इसमें पश्चिमोत्तर में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में भी और दक्षिण भारत में भी क्या पाए गए हैं, पशुपालकों और कृषकों के जो आरंभिक है वो साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, जिसे हम आमतौर पर क्या कह देते हैं, नवपाषाण। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थे, यानी कि कुछ लोग समूह में यहाँ रहते थे या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले जो पौधे हैं, पशुओं की हड्डियां हैं, उनके नमूनों का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही पशुओं का अध्ययन कैसे करेंगे, देखो अगर पौधे का अध्ययन करना है तो वो भी एक तरीका होता है। जैसे देखिए, अगर एक साथ एक ही क्षेत्र पर लंबे पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधे उगे हो तो हमें अनुमान लग जाता है कि यहाँ पर खेती की गई होगी, या उनको कुछ भी ऐसा प्रमाण मिले। और पशुओं की हड्डियों का तो अनुमान बता ही दिया। अगर हड्डियाँ, दांत है जो छोटे हैं तो आपके जानवर कैसे हैं, पाले हुए, और नहीं है तो, अगर दांत बड़े हैं तो वो जंगली जानवर। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि गलती से जो जले हुए दाने या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ मैप बनाया है, मान लीजिए यहाँ से उन्हें गेहूं का दाना मिला तो इस क्षेत्र में गेहूं होगी भाई, अनुमान लग गया। यहाँ से बाजरे का मिला बाजरा, यहाँ से चावल का मिला तो चावल, यहाँ से रागी जवार मिला तो रागी जवार, ऐसे अनुमान लगता है भाई। नीचे दी गई तालिका है, क्या तुम जान सकते हो या जान सकती हो कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। देखिए ये पूरा स्थल है जो मैंने आपको बताया था, ऐसा स्थान जहाँ से कुछ अवशेष हमें मिलता है, अनाज अथवा हड्डियाँ क्या क्या मिली है। देखिए आज का जो मेहरगढ़ है जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ से मवेशी की हड्डियाँ मिली है। मवेशी यानी कि अपना भैंस है, बकरी भेड़ की हड्डियाँ मिली। गेहूँ और जौ के अवशेष यहाँ से मिले हैं। कोल डीवा उत्तर प्रदेश से है, इसमें से हमें जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं और साथ में चावल मिला है। ये वही एक क्षेत्र है जो मैंने शुरू में फर्स्ट लेसन में ही करवाया था भाई। कौन सा क्षेत्र है ये,
सोन नदी के आसपास का क्षेत्र या फिर जो अपनी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का क्षेत्र है। आगे है महागढ़ा। उत्तर प्रदेश से हमें क्या मिला है, चावल और मवेशी की जो मिट्टी पर खुरों के निशान, यानी कि हड्डियां नहीं मिली लेकिन मिट्टी है जो उन पर खुरों के निशान मिले हैं। खुर क्या होता है भाई, जो जानवर का पाँव होता है उसको नॉर्मली हम खुर कह देते हैं। उसके जो दो ऐसे ऐसे, ये मान लो पाँव है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे दो निशान से सॉरी निशान ने, जैसे इसकी 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, बनती है तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये मान लीजिए पाँव है कुछ ये कुछ ऐसा होगा, ये टिके ऊपर का जो है ना ऐसे संरचना है वो खुर होगा भाई। गुफ कराल, ये भी आधुनिक कश्मीर में है। यहाँ से गेहूं और दलहन के प्रमाण मिले हैं। ब्रुजहोम, यहाँ से गेहूं दलहन के प्रमाण मिले, साथ में कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी इनकी हड्डियां मिली हैं भाई। चिरांद बिहार है हमारा, बिहार में है, गेहूं मिला है और हरा चना जौ भैंस बैल की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई है। हल्लूर आंध्र प्रदेश से हमें क्या प्राप्त हुआ है, जवार बाजरा। ये देखिए इसके दाने अगर जवार बाजरा के हल्लूर से मिलेंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ जवार बाजरा उगाया जाता होगा। मवेशी भेड़ बकरी सूअर की हड्डियाँ यहाँ से मिली। पेयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश है। काला चना जवार बाजरा और मवेशी भेड़ बकरी सूअर की हड्डियाँ। देखिए जिन जगहों पर अनाज व हड्डियों के अवशेष मिले उनमें से सिर्फ कुछ के नाम है जो आपको बताए गए इस किताब में। बाकी आप कोई जो स्टैंडर्ड सोर्स है उसी से जानने की कोशिश करेंगे या फिर हमारी सीरीज जो आगे है उसमें बताया जाएगा। अब देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन वही बसने की प्रक्रिया वाले, एक जगह रुक कर रहना। पुरातत्वविदों को कुछ परास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि इंसान ने इस समय तक आकर अपने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया था। जैसे कि ब्रुज होम है वर्तमान कश्मीर में, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, यानी कि ऐसा मान लो ये ज़मीन है, यहाँ से खुदाई करेंगे वो और ऊपर अपना नीचे इसमें सीढ़ियाँ होगी उतरने के लिए, यहाँ पर अपना रहने का वो बनाते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, गर्तवास। कई बार ये सीधा पूछ भी ले जाता है कि गर्तवास के अवशेष कहाँ से मिले, तो ब्रुज होम से मिले हैं और गुफ कराल से भी इसके कुछ अवशेष मिले हैं। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, जब जमीन के नीचे घर बना इसको गर्तवास कहते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जैसे कि मैंने बनाने की कोशिश की है। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, अनुमान है। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। इसका मतलब वो मौसम के अनुसार क्या करते होंगे, अगर सर्दियों का मौसम है तो अंदर, अगर सर्दियों का मौसम नहीं है गर्मियों का मौसम है तो बाहर वो आग जलाते होंगे खाना पकाने के लिए। देखिए ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ये देखिए इन्होंने दिया था एक गर्तवास का चित्र बनाइए, मैंने बनाने की कोशिश की, आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। देखिए बहुत सारी जगहों से हमें पत्थर के औजार भी मिले हैं, यानी कि अगर हमारा एक स्थान पर रहना, एक स्थान पर वास, साथ में पशुपालन, साथ में कृषि और साथ में पत्थर के औजार, ये चार विशेषताएं किसकी है, नवपाषाण युग की है। जो पूरा पाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न है, जो यहाँ औजार मिले हैं ये थोड़े से भिन्न हैं। भिन्न क्यों हैं, इनमें कुछ विशेष चीज़ें हैं जो पूरा पाषाण उपकरणों में नहीं है। विशेष विशेषताएं लगा लीजिए, फीचर्स हैं इनकी, जो पूरा पाषाण युग के औजार उसमें नहीं है, ये नवपाषाण युग के औजार माने जाते हैं। एक स्थान पर वास, पशुपालन, कृषि और पत्थर के औजार, जो कि पूरा पाषाण युग के औजारों से भिन्न हैं। वैसे हथियार देखिए कैसे उपकरण हैं, इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश की गई है, पर पॉलिश चढ़ाई गई, परत चढ़ाई गई। तो आपको पता चला कि पहले इंसान बेतरतीब वैसे ही कैसे पत्थर उठाए वैसा का वैसे यूज कर लिया। मध्य पाषाण में आते तो उन्होंने छोटे पत्थर यूज किए और नव पाषाण में आकर के उन्होंने पत्थर के उपकरणों के ऊपर परत चढ़ाना शुरू कर दिया ताकि उनमें पैना पर और धार आ सके। तो आपको अनुमान लगा कि नव पाषाण युग के पूरा पाषाण युग से पत्थर कैसे अलग थे या औजार कैसे अलग थे। ओखली मूसल का प्रयोग अनाज
वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल जो नॉर्मली हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के घरों में मिलते हैं, आजकल तो इनका भी प्रचलन क्या है धीरे धीरे कम हो गया है मिक्सी वगैरह के आने की वजह से, लेकिन जो चीज़ों को पीसने के लिए मिलते थे ये इनका प्रयोग उस समय भी किया जाता था, यानी कि नवपाषाण काल में इनका प्रयोग शुरू हो चुका था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, और आज से ही तुलना करके हम कि आज इनका पीसने का काम है तो पीछे ही पीसने का काम इनसे किया जाता होगा, या एग्जैक्ट इसके बारे में बताना आसान नहीं है कि वो क्या काम करते होंगे, हम अनुमान लगाते हैं। अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा। ऐसा नहीं है, ये देखिए मान लीजिए पूरा पाषाण काल है, इस साइड मध्य पाषाण, ये नवपाषाण। जो पूरा पाषाण काल के औजार थे वो केवल पूरा पाषाण काल में सीमित रहे, वो नवपाषाण में मिले हैं और मध्य पाषाण काल में मिले हैं। जो मध्य पाषाण के औजार है वो नवपाषाण काल में भी मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन उसका उल्टा सिद्ध नहीं होगा। नवपाषाण के औजार आपको पूरा पाषाण में नहीं मिलेगी, मध्य पाषाण के औजार पूरा पाषाण में नहीं मिलेगी, क्योंकि इतिहास वापिस कालखंड की तरफ नहीं चलता, आगे की ओर बढ़ता जाता है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए नवपाषाण काल है जो अपना, नवपाषाण काल आने के बाद भी औजार पत्थर व हड्डी दोनों से बने हुए प्राप्ति की गई है। यानी कि औजार जो आपके नवपाषाण काल के है, भले नवपाषाण काल आ चुका था, व्यक्ति पशुपालक बन चुका था, कृषक बन चुका था, लेकिन वहाँ से हमें क्या मिला है, पत्थर के और हड्डियों के औजार देखने को मिले हैं और हमें प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के आधार पर। आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो नवपाषाण काल में मानव था वो बर्तनों का प्रयोग करना सीख चुका था। कभी कभी इन पर सजावट यानी अलंकरण भी मिला है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता होगा। धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाने लगा। देखिए अगर मध्य पाषाण के अंतिम फेज में, ये मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है, अंतिम फेज में अगर मिलता है हमें कहीं बर्तन का प्रमाण, तो उस बर्तन का प्रयोग केवल एक होगा कि यहाँ कुछ भंडारण कर लिया। लेकिन जब नवपाषाण काल में बर्तनों का प्रयोग भंडारण के साथ साथ खाना पकाने के लिए, क्योंकि अब तक व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है, यानी बुद्धि का विकास ज़्यादा हो चुका था, इसी कारण इसका अनुमान लगाया जाता है। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। यह कब की बात है, नवपाषाण काल की। इसके साथ साथ अब लोग कपड़ा भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते हैं। इसका प्रमाण है मेहरगढ़ से कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका मतलब कपड़ा है तो सूत भी होगा। सूत कहाँ से आएगा, हमारा कपास से, तो इसका मतलब कपास के पौधे उगाए जाते होंगे। आगे है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ रहे होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और संग्राहक में लगे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान खेती और पशुपालन को अपना लिया। देखिए इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि जो नवपाषाण काल है आपका, नवपाषाण काल क्या सब जगह एक जैसा था, एक समय पर था। एक समय पर मतलब कि एक ही साथ, यानी कि मान लीजिए ये टाइम फ्रेम है, यहाँ ये इंडिया हो गया हमारा, मान लीजिए एक बार इस क्षेत्र में शुरू हुआ, क्या पूरे भारत में एक ही साथ था? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए इस क्षेत्र के लोगों ने कृषि शुरू कर दी हो, लेकिन इस क्षेत्र के लोग
उसी समय पर मान लीजिए 1500 BC है, 1500 BC यानी कि 1500 ईसा पूर्व है, तो 1500 ईसा पूर्व में यही लोग क्या कर रहे हो, शिकारी हो और खाद्य संग्राहक हो, इनको कृषि का पता ही ना हो। तो ऐसा भी संभव है कि कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, सॉरी पूरे भारत में ऐसा हुआ ही है कि सब जगह एक साथ नवपाषाण काल नहीं आया था। कुछ जगह पर उस समय पूरा पाषाणकालीन जो लोग थे अखेटक और संग्राहक बने हुए थे। यह जो कृषि का विकास है और जो हमारा पशुपालन है, ये धीरे धीरे क्रमवार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर आया, पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह आज का जो वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसका पार्ट 2 में आपका इस लेसन को कंप्लीट कराऊंगा। आपका जो पार्ट 2 होगा, और ये हमारा लेक्चर 3 है। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए और फ्यूचर में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PSU आपकी NDA CDS CAPF, उसमें ये NCERT आपका बेस का काम करेगी। और साथ ही साथ अगर आप स्पेशल NDA CDS या CAPF के लिए जा रहे हो तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने के मिलेंगे भाई। मैं ये दावा नहीं करता कि अगर 12 क्वेश्चन आएंगे तो 6 NCERT से होंगे या 7 NCERT से 10 होंगे। ऐसा हो सकता है कि 12 के 12 NCERT से हो, और ऐसा हो सकता है कि 4 या 5 NCERT से हो। लेकिन मैंने आपको जो वीडियो करवाई है, जो लेसन करवाया है, वो आपको काम आएगा, आपके बेस कंसेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सक्सेस विद दीपक को। धन्यवाद।